हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के सीआई और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। अब आज जो खबर आई कि टैक्सेशन फ्रंट पर शायद एफआईएस को कुछ राहत दी जाए, अगर वाकई में ऐसा होता है तो क्या ये मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर हो सकता है? गुड आफ्टरनून अनुज जी, और धन्यवाद इस शो पर बुलाने के लिए। बिल्कुल, एक हिसाब से सेंटिमेंटली तो काफी पॉजिटिव होगा ये, अगर ऐसा सरकार ने कदम उठाया तो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स में जिस हिसाब से बढ़ोतरी की है पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर एफआईआईज में थोड़ा सा मेरे हिसाब से नेगेटिव रहा है उनके लिए। बट अनुज जी, एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि अपार्ट फ्रॉम सेंटिमेंटल पॉजिटिव, हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ को थोड़ा और सुधरना होगा। और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन शायद थोड़े अभी ठीक हो गए मार्केट के, बट जो हमारी नॉर्मलाइज अर्निंग ग्रोथ है वो अभी भी हम नहीं टच कर पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगले एक दो क्वार्टर और थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल साइड पे इन्फ्लेशन काफी दिखने वाली है आगे जाने वाले समय में। तो एफआईआईज का जो इनफ्लो है उसके लिए मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ज्यादा बड़ा ट्रिगर रहेगा। ऑफ कोर्स सेंटिमेंटली अगर ऐसा कुछ एक्शन लिया जहां टैक्स का उन्होंने रिबेट दिया गवर्नमेंट ने, तो वो पॉजिटिव। अच्छा राकेश जी, ये तो बात बिल्कुल जग जाहिर है कि इस पूरे वॉर के दौरान जब लार्ज कैप थोड़ा सा स्ट्रगल कर, हालांकि अर्निंग स्पेसिफिक लार्ज कैप में अच्छे मूव थे, मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा चले। आपका क्वेस्ट मल्टी जो है फंड, उसमें भी अगर आप देखें एक मंथ में वो इम्पैक्ट विजिबल है, डेफिनेटली विजिबल है। आपकी इस फंड की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्मॉल कैप में, अप्रॉक्सीमेटली 40-39% है। लेकिन उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि आपका झुकाव जो है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30%, 34% वेटेज। इसका कारण और इस लॉजिक को जरा समझाइए हल्का सा, और ये क्या अभी भी डिलीवर करके देंगे? आई मीन अगर मैं आगे के FY27 पे फोकस करूँ तो। धन्यवाद वीरेंद्र जी, और एकदम सही आपने इसमें कैप्चर किया है कि हमारा पॉजिटिव बायस जो है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे पिछले करीब 1.5-2 साल से ज्यादा रहा है। और उसके कुछ बुनियादी जो फैक्टर्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन द मार्केट से लगा के जो इंटरेस्ट रेट कट है, जो गवर्नमेंट का जो स्टेप पहले था इनकम टैक्स का, उन्होंने जो स्लैब चेंजेस किए और जो बेनिफिट दिया मिडिल अपर मिडिल क्लास, और जो जीएसटी का जो बेनिफिट मिला है, ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स या फैक्टर्स है जिसको लेकर हम लोग अभी भी काफी पॉजिटिव हैं कि कंज्यूमर के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। और जिस जब भी इस तरह का कुछ ट्रिगर होता है तो कंज्यूमर हमेशा अवे फ्रॉम स्टेपल्स, क्योंकि स्टेपल्स तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, तो उसकी जगह पे जहाँ डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड पे ज्यादा जाता है। और अगर आप गवर्नमेंट का इंटेंट भी देखेंगे तो उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के अभी कंजम्पशन ग्रोथ को ड्राइव करने पे ज्यादा है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंडिया में बढ़ावा मिलेगा ओवर टाइम। तो इस वजह से हमारा जो ओवरऑल बायस है, जो आप रिटेल देख लीजिए या फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स सेगमेंट देख लीजिए, ऑटो देख लीजिए, ऑटो एंसिलरी, ये सारे स्पेस में काफी पॉजिटिव रहे हैं हम। स्टेपल्स में मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो बहुत म्यूटेड है। ऑफ कोर्स अभी जो इन्फ्लेशन आएगी उसकी वजह से प्राइस हाइक्स होंगी, और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो पिछले 1-2 साल के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बट वैल्यूएशंस का अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है वहां पर, इसलिए हम लोग थोड़ा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड पे ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है FY27 में वीरेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि ये थीम चल सकती है। मुझे अगर आप पिछले 5-6 साल में देखेंगे तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसमें ग्रोथ रेट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही नहीं है। और ऐसी उम्मीद है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनका एक बेनिफिट धीरे धीरे करके कंज्यूमर यूज करने लगेगा। उसका एक प्राइमरी डेल्टा हमको दिख रहा है, जो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग नंबर्स हैं, उसमें रिटेल का सेगमेंट बहुत बड़ा है उसको लेकर। तो ये सारी चीजें इस तरह दिखाती है कि ये ग्रोथ जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड पे जारी रहेगी। एक दो क्वार्टर का ब्लिप आ सकता है, बिकॉज जैसा मैंने बताया इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, और नियर टर्म में अगर वो प्रेशर रहा तो हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक हो जाए कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर। ओके राकेश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं भी सिर्फ पोर्टफोलियो देख रही थी आपका, इनफैक्ट कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पे तो आप हैं ही ओवरवेट, और उसमें भी देखने जैसा कि आपने जिक्र किया रिटेल और ये क्विक कॉमर्स स्पेस आपको ज़्यादा भाता है। विशाल मेगा मार्ट में देख रही थी आप की जो वेटेज है इसमें लगभग 5%, 4.5% के करीब करीब है।
सर ये स्टॉक पता नहीं क्यों नहीं चलता, रिजल्ट भी ठीक ठाक थे, आज भी देखिए 2-2.5% नीचे है। तो रिटेल एज ए स्पेस जबकि अच्छा स्टॉक विशाल मेगा मार्ट जो टियर 2 टियर 3 सिटीज फोकस्ड है, यहाँ पर कब लगता है आपको दिन सुधरेंगे? क्या स्ट्रैटेजी, साथ ही क्या व्यू है आपका रिटेल एज ए स्पेस पर? धन्यवाद श्रेया जी। बिल्कुल, अगर आप रिटेल स्पेस में देखेंगे तो दो सेगमेंट में देख लीजिए इसको। ये लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू बाई फोकस्ड है और उनका एंट्री प्राइस पॉइंट, उनका मेन स्ट्रैटेजी है टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में उनका बड़ा प्रेजेंस है, जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है रिटेल, उसमें वो काफ़ी आगे हैं। कुछ कुछ स्टेट्स या जोग्राफीज है जहां पर उनका प्रेजेंस अभी कम है, वहां पर अभी भी नए स्टोर्स लगाने की उनके पास क्षमता है। और जैसा कि आपने बताया, उनकी ग्रोथ रेट जो है वो काफी अच्छी है, 10 से 12% के बीच में उनका एसएसएसजी ग्रोथ है, जो इस एनवायरनमेंट में मेरे हिसाब से काफी सराहनीय है। और अगर उनका स्टोर एडिशंस का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले साल में करीब 100 स्टोर उन्होंने ऐड किए हैं, जो कि अपने आप में करीब 15% का ग्रोथ रेट दिखाता है। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े पॉजिटिव हैं। बट जो नियर टर्म में आप जो पूछ रही हैं श्रेया जी कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, इसमें दो इश्यू हो सकते हैं। एक, जैसा मैंने बताया, एक इंक्रीमेंटल कंसर्न है कि अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है कंज्यूमर जो है वो थोड़ा सा स्पेंडिंग को लेकर कॉशियस हो जाए अगले 1-2 क्वार्टर के लिए। और दूसरा, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो प्रोमोटर्स हैं, वो ज़्यादातर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जिनमें एक हमेशा रिस्क बना रहेगा कि उनकी सप्लाई आती रहेगी। तो ये दो मेन रीज़न हो सकते हैं। एक थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से एक कंसर्न है, बट नियर टर्म शायद एक ओवरऑल इन्फ्लेशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पुल बैक को लेकर ज़्यादा है। ओके, ये ईएमएस स्पेस पे अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर कल एक हीरो मिला हमें डिक्सन के रूप में, आज एक्सीडेंट मिला केन्स के रूप में, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर आपका? अनु जी, ईएमएस मेरे हिसाब से एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ऑफ कोर्स डिक्सन उसका एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फेस है उस सेक्टर को लेकर। और स्टॉक्स जो है वो काफी मेरे हिसाब से फैंसी में थे पिछले कुछ समय तक, बट वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी कंसर्न्स धीरे धीरे करके आनी शुरू हुई है ग्रोथ को लेकर, वर्किंग कैपिटल वगैरह को लेकर। तो उस स्पेस में हम थोड़े टाइम तक इस स्पेस से दूर थे जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी। बट हमने रिसेंटली पिछले 4-5 महीने के अंदर एक स्टॉक है एवलॉन टेक्नोलॉजीज, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये स्पेस ऐसा है जहां पर इस स्टॉक में करीब 50% उनका रेवेन्यू यूएस से आता है, जो कि पिछले साल जब टैरिफ सबसे ज्यादा लगा हुआ था तब भी उन्होंने करीब 45% की ओवरऑल ग्रोथ दिखाई है। और अभी भी उनके पास ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेस में एटलीस्ट इस नेम में ग्रोथ पोटेंशियल अगले 3-4-5 साल के लिए काफी स्ट्रांग है। तो हमारा बायस कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेकर है जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है और कम से कम अगले 2-3 साल का बहुत स्ट्रांग विजिबिलिटी दिखता हो। तो आखिरी प्रश्न पूछूंगा मेरी तरफ से, ये हेल्थ केयर में आप थोड़ा सा अपना वेटेज बढ़ाने का मन रखते हैं क्या, फार्मा या हेल्थ केयर में? और हेल्थ केयर में भी आपके पोर्टफोलियो में क्या है, मतलब क्या आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को तवज्जो देते हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल, हॉस्पिटल स्टॉक्स अभी थोड़ा करेक्ट हो चुके हैं, तो ये थोड़े ऐसे अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। बट हमारा थोड़ा बायस वीरेंद्र जी सीडीएमओ प्लेयर्स को लेकर थोड़ा ज्यादा है, जहां पर हमें लगता है कि अभी भी इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है धीरे धीरे करके ग्लोबल स्पेस में अपने आप को थोड़ा ग्रोथ ज्यादा दिखाने की। और उस स्पेस में हमारे पास एक कंपनी है जिसका यूएस, यूरोप और इंडिया में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो ये जो पूरा रिस्क आ रहा है जहां पर हम धीरे धीरे करके डीग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं या मेक फॉर कंट्री टाइप का जो नैरेटिव देख रहे हैं, उसमें वो फिर भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है, जहां पर वो कस्टमर को इन सारी अलग अलग जोग्राफीज से अपनी रिक्वायरमेंट कैटर कर पाएंगी। तो वो एक स्टॉक है जो जिसको लेकर हम थोड़े पॉजिटिव हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर में और फार्मा सेक्टर में एक और कंपनी है जो एनिमल वेलफेयर और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको लेकर हम पॉजिटिव हैं। वो मेरे ख्याल से टॉप 10 में भी आता है, व्यास साइंटिफिक, जहां पर एक मर्जर के बाद में एक बहुत अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमको दिख रहा है नई लीडरशिप के अंदर। तो वो एक स्टॉक है जहां पॉजिटिव।
ओके राकेश जी, आईटी एज ए स्पेस जिस तरीके से गिरावट आई है स्पेस में, आप लोगों ने इस गिरावट में एक्सपोजर बढ़ाया है या फिर अंडरवेट हैं? नहीं, पिछले करीब 1.5 साल से श्रेया जी हम लोग अंडरवेट ही थे, बट जैसा कि आपने अभी पूछा, इसमें हमने एक्सपोजर अभी रिसेंटली बढ़ाया है। हमारे पास 2 मिड कैप टाइप के नेम्स है। एक प्रोडक्ट कंपनी है और एक फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर हमको अभी भी लगता है कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है बीएफएसआई सेगमेंट में। और जिस हिसाब से अभी सारे रेगुलेशंस फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर स्ट्रिक्ट होती जा रही है, बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज अक्रॉस द ग्लोब, ओएफएसएस के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट और सेल करने का। और दूसरा स्टॉक जो है वो मिड कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज में है हमारा एक्सपोजर, जहां पर की वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए हैं सेक्टर के साथ में, बट ग्रोथ रेट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और रिसेंटली मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रही है कि उनका फोकस कैश फ्लोज को लेकर बहुत ज्यादा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेकर उनका फोकस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हमें लग रहा है ये थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है अलॉन्ग विद ग्रोथ, तो हमने अभी रिसेंटली उसमें एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाया है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपके फ़ोन पे धन्यवाद। आपके सुझाव पे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए।